welcome back to Academy of Earth Sciences. This is Akanksha and you are watching part 2 of the GATE 2023 solutions. In this video we will be solving the part B, which is specifically for the geology students. Part A was the common section, so let's get started. Let's begin with the first question of part B. Which one of the following mineral pairs shows solid solubility through coupled substitution of elements? ओके सो कपल्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो पेयर्स के बीच में हमें सब्सटीट्यूशन देखने को मिलती है, यानी कि हमें टोटल 4 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में. सो लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव एल्बाइट एनॉर्थाइट. सो एल्बाइट एनॉर्थाइट सिस्टम में बेसिकली Na और Ca के बीच में एक्सचेंज होता है. अलॉन्ग विद दिस there is also exchange between aluminium and silicon. So यहाँ पे हमारे पास दो पेयर हो गए. Let's see the next options. एल्बाइट ऑर्थोक्लेस के केस में हमें सिर्फ Na एंड K के बीच में सब्सटीट्यूशन देखने को मिलता है, बाकी कोई भी एलिमेंट्स एक्सचेंज नहीं होते. ओके, ग्रॉसुलर, एंड्रेडाइट एंड जेडाइट, एजरीन, इन दोनों के केस में हमें जो सब्सटीट्यूशन देखने को मिलता है वो एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में देखने को मिलता है, बाकी कोई एलिमेंट्स के बीच में सब्सटीट्यूशन देखने को नहीं मिलता. सो हमें सिर्फ एक केस में कपल्ड सब्सटीट्यूशन मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, एल्बाइट एनॉर्थाइट. सो दिस इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बिहेवियर ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन मैग्मेटिक सिस्टम फॉलोज. फर्स्ट वी हैव हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ बेसिकली टेल्स अस अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सोल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. लेकिन हम इसको मैग्मेटिक सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो भी डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द मैग्मा. जैसे जैसे हमारा मैग्मा क्रस्ट के थ्रू क्रस्ट के अंदर जाता है, क्रस्ट में जब वो मैग्मा प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स पे उसकी ट्रेस एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्मा का कॉम्पोजिशन. सो इट विल बी गवर्न बाय हेनरीज लॉ, बिकॉज यहाँ पे हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. जैसे गैसेस डिजॉल्व होती है सोल्यूशन में, वैसे यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट्स डिजॉल्व हो रहे हैं मैग्मा के अंदर. सो वी यूज हेनरीज लॉ. लेट्स सी अदर ऑप्शंस टू. देन वी हैव रॉल्ड्स लॉ. रॉल्ड्स लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट द पार्शियल प्रेशर्स इन आइडियल सोल्यूशन. सो मैग्मा हमारा आइडियल सोल्यूशन है नहीं, सो दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन मैग्मेटिक सिस्टम. सो दिस इज नॉट राइट. Then we have Fick's second law. Fick's second law is it basically talks about the diffusibility of different materials in solution. So again, this is also not following the magnetic system. Then we have first law of thermodynamics. First law of thermodynamics basically हमारा energy conservation के बारे में बात करता है कि how energy can neither be created nor be destroyed. It just changes from one form to another form. So it can tell us about the energy system, or we can say the heat, about the heat in the magma, but it cannot tell us about the trace elements. So this option is also not right. So right answer is Henry's law. Moving on to the next question. Choose the correct statement regarding crystallization of a single feldspar of composition orthoclase 50, elbite 15, elbite orthoclase system. So let's see. First option is the mineral can form in hypersolvous but not in subsolvous feldspar system. Okay. The mineral can form in subsolvous but not in hypersolvous feldspar system. The mineral can crystallize in both hypersolvous and subsolvous. Mineral can crystallize in neither hypersolvous or subsolvous. So basically it is talking about, there are mainly two terms, hypersolvous and subsolvous. Hypersolvous के केस में क्या होता है, हमें जो composition मिलती है वो composition प्योर एंड मेंबर्स से लेकर इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन तक वैरी कर सकती है, और हमें एक सिंगल फेल्डस्पार मिलता है जिसकी कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकती है, या तो वो प्योर एल्बाइट हो सकता है, या प्योर ऑर्थोक्लेज हो सकता है, या फिर वो बीच में कोई कॉम्पोजिशन हो सकती है, जैसे 90-10, 80-20, 70-30, कुछ भी कॉम्पोजिशन हो सकती है. उस केस में हम उसको बोलते हैं हाइपरसॉल्वस. सबसॉल्वस के केस में क्या होता है, हमें एक सिंगल फेल्डस्पार नहीं मिलता, हमें बेसिकली दो फेल्डस्पार देखने को मिलते हैं. सो ये जो हमने बहुत कॉमन डायग्राम है, जो फेज डायग्राम है, कुछ इस टाइप का डायग्राम ने देखा होगा. इस टाइप का डायग्राम देखा होगा आपने एल्बाइट ऑर्थोक्लेज का.
सो यहाँ पे ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में यानी कि जब टेम्परेचर हमारा हाई है, हाई टेम्परेचर्स पे हमें सिंगल फेल्डस्पार देखने को मिलता है, यानी कि हाइपर सॉल्वस वाला केस है। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमें दो फेल्डस्पार देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से एक्सोल्यूशन टेक्सचर्स भी फॉर्म होते हैं। सो अगर हमें सिंगल फेल्डस्पार चाहिए जिसकी कॉम्पोजिशन क्या हो, ऑर्थोक्लेस 50, एल्बाइट 50, so we need to form it in the hypersolvus. So the right answer would be the mineral can form in hypersolvus but not in subsolvus feldspar system. So this is the right answer. Moving on to the next question. Given that delta VR and delta SR are the volume and entropy of a reaction respectively, the most suitable condition for the reaction to be used as a geothermometer are. Okay. सो जियोथर्मोमीटर्स क्या होता है? जियोथर्मोमीटर्स ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर मिनरल असेंबलेजेस की प्रेजेंस की वजह से वी कैन एस्टिमेट द टेम्परेचर एट विच दोज रिएक्शंस टुक प्लेस। सो इस पर्टिकुलर हमें जो कंडीशन चाहिए जिसके वजह से हम किसी रिएक्शन को जियोथर्मोमीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कंडीशन क्या होगी वो हमें बताना है। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। स्मॉल change in volume but large change in entropy, small change in entropy but large change in volume. Okay, and last 2 options are talking about the negative and positive change in both entropy and volume. So फर्स्ट हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे कह रहा है नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस होती है। जब से हमारा यूनिवर्स बना है तब से लेके अब तक एंट्रोपी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, सो देयर कैन नॉट बी नेगेटिव एंट्रोपी इन एनी केस। सो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम बट पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी। सो दिस इज पॉसिबल बट इट इज नॉट अ रिलायबल कंडीशन जिससे हम इसको जियोथर्मोमीटर डिक्लेयर कर सकें, क्योंकि हमारी वॉल्यूम क्या हो रही है? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट द एंट्रोपी इज द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अब हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है यानी कि यहाँ पे हमें बेसिकली कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। वो ऐसे केसेस हमें यूजुअली जियोलॉजिकल सेटिंग्स में देखने को नहीं मिलते हैं जहाँ पे किसी मिनरल फॉर्मेशन या कोई भी रिएक्शन की वजह से हमें कंप्रेशन देखने को मिले। So this option is also not possible. Then we have small change in volume but large change in entropy, or small change in entropy but large change in volume. अब एंट्रोपी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे एंट्रोपी चेंज होती है। सिमिलरली वॉल्यूम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने और घटने से वॉल्यूम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, बट the effect of change in temperature is more pronounced in the entropy। यानी कि अगर हल्का सा भी हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें एंट्रोपी के अंदर वो चेंज देखने को मिलेगा, बट वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम के केस में लार्ज चेंज इन द टेम्परेचर वुड बी अफेक्टेड इन दी वॉल्यूम, यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तो ही हमें वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा। सो वॉल्यूम का चेंज होना इज़ नॉट अ रिलायबल वी कैन से कंडीशन फॉर इट टू बी यूज एज अ जियोथर्मोमीटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होने के बाद हमें वॉल्यूम में चेंज दिखाई देगा। लेकिन एंट्रोपी के केस में क्या हो रहा है? अगर हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें एंट्रोपी में वो टेम्परेचर चेंज रिफ्लेक्ट होगा। तो इफ़ देयर इज लार्ज चेंज इन एंट्रोपी दैट मीन्स कि इट इज़ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। सो उस चेंज को ईजिली रिफ्लेक्ट कर सकता है एंट्रोपी एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। सो वी नीड small change in volume but we need large change in the entropy which is more sensitive to temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को के लिए सेंसिटिव होगी रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा it will be useful to be used as a geothermometer। So option A will be the right answer। Moving on to the next question, in which one of the given mass extinction events global cooling that resulted in glaciation and lowering of sea level is considered as major cause of extinction for more than 50% of marine fauna? Okay, first we have Cretaceous Paleogene। Cretaceous Paleogene में it was not mainly focused on the marine fauna। इसमें बेसिकली हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। इस मास एक्सटिंक्शन इवेंट में बेसिकली मीटियोराइट इम्पैक्ट की वजह से more than 3/4 of all the species that were there on earth were wiped away।
Then we have Permian Triassic. Permian Triassic is considered as the most destructive mass extinction event. यहाँ इस mass extinction event में सबसे ज़्यादा हमारी जो species हैं वो extinct हुई थी, and it was due to various causes, like there was volcanic activity, there was climate change, so all of them combined were responsible for the mass extinction. Then we have again these two are also not correct. Then we have Ordovician and Silurian. So this mass extinction occurred like between the ending of Ordovician and beginning of Silurian. यहाँ पे क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो लोअर हो गया. ग्लोबल टेम्परेचर लोअर होने की वजह से आइस एज हमें देखने को मिली. आइस एज की वजह से ग्लेशिएशन हुआ. ग्लेशिएशन की वजह से जो सी लेवल है दैट लोअर्ड, और सी लेवल लोअर होने की वजह से जो मरीन फौना है उसके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ा, एंड 50% ऑफ दैट मरीन फौना वॉज got extinct in that mass extinction event. So the right answer is Ordovician Silurian. Then the last option is Holocene. Holocene is it is like going on currently, and we have not seen any mass extinction in this particular time period. So this is again not right. So the right answer is Ordovician Silurian. Moving on to the next question. Process of fossilization affecting an organism from its death to burial under sediments come under the study of. Okay, first let's see taxonomy. Taxonomy is related with naming and nomenclature of species, so it is not affecting the process of fossilization, so this is not right. Then we have taphonomy. Taphonomy basically deals with the fossilization of an organism, but इसमें क्या होता है, ये burial के बाद के process से related है, यानी कि what happens during the process of fossilization after that particular organisms get buried, उसके बाद वो fossil कैसे बना, that whole process comes under taphonomy. So this is also not right. Then we have biostratigraphy. Biostratigraphy, we all know, it deals with the distribution of fossils in different rock units and sediments. इसे हम basically use करते हैं to correlate organisms on the basis of to correlate rock species, to correlate different rock formations on the basis of fossils that are present. So this is also not right. Then the last option is biostratigraphy. So biostratigraphy deals with what happens to that organism from its death to burial. It can include decaying, scavenging, transportation, all those processes, they come under biostratigraphy. So this is the right answer. Moving on to the next question, the dip and dip direction of lee side of a straight crested ripple on modern sediments are found to be 15 degree and north 10 degree west respectively. Considering unidirectional water movement, the flow direction is towards. So हमें flow direction बताना है. हमारे पास एक straight crested ripple है जिसकी हमें lee side दी हुई है. So basically जो lee side की का dip होता है वो dip angle and dip direction, it will tell us about the direction of flow of the water. तो जिस डायरेक्शन में हमारी जो ली साइड होगी वो पॉइंट कर रही होगी, उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा. सो बेसिकली हमें अगर फ्लो पता करना है कि कहाँ पे होगा, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, डिप डायरेक्शन पता करेंगे ऑफ द ली साइड ऑफ द रिपल्स. सो इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट. सो हमारा करंट भी कहाँ फ्लो करेगा, नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट में. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Moving on to question number 34, rhodochrosite in hand specimen is most likely to be confused with certain varieties of. Okay, first we have wollastonite. So जो rhodochrosite होता है उसका कलर, the color is slightly pinkish. So let's see which mineral we can confuse it with. First we have wollastonite. Wollastonite is basically, it varies between white and grey. So we will not confuse it with a pink mineral. So this is not right. Then we have orthoclase. Orthoclase is a feldspar mineral जिसके अंदर we can see pink color. Okay. Then we have gypsum. Gypsum is either colorless, white, or there are light shades of yellow or brown. So again we will not confuse it with a pink mineral. Then we have biotite, which is obviously found in darker colors, either brownish or black. So the only mineral that we can confuse it with is orthoclase, because it is also found in pinkish shades
and rhodochrosite is also found in pinkish shades. So option B is the right answer. Moving on to the next question, which of the following is not an essential property of a mineral? Okay, so first we have natural occurrence. So this is an essential property because all the minerals that are made in laboratory, they are man-made and they are not considered as mineral. So this is not right. Then we have regular internal structure. मिनरल्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर क्रिस्टल्स. मिनरल्स आर क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल्स के अंदर देर इज रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर. अगर इंटरनल स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होगा then that particular substance will not be called as a crystal. Instead it will be called as an amorphous solid. So we require regular internal structure. So this is also not right. Then we have fixed composition and solid state. So solid state is also an essential property of a mineral क्योंकि solid state में ही we will see crystals, and so this is a important property, so not right answer. Then the last option is fixed composition. Okay, let's talk about fixed composition. So when we describe a mineral, sometimes we confuse the two terms, fixed composition and definite composition. Okay, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? सपोज वी हैव ओलिवीन. ओलिवीन का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? Mg Fe2SiO4, राइट? वी राइट Mg, Fe2. सो ऑल द थिंग्स दैट आर इन दिस ब्रैकेट, दे आर ट्वाइस एज कंपेयर टू SiO4. अब इसके अंदर Fe और Mg किसी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकता है. अगर ये फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होती तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा होता, या तो Mg2SiO4 होता या फिर Fe2SiO4 होता. लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों प्रेजेंट हो सकता है, बट नॉट मोर देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ SiO4 प्रेजेंट. यानी कि बाहर तो यहाँ पे 2 होगा, लेकिन अंदर जो हमारा Mg और Fe है उसकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है. हमारे पास सपोज 1.2 Mg है और 0.8 Fe है, सो द टोटल विल बिकम 2, बट दिस कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डेफिनेट. यानी कि हमें पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी जितने भी मिनरल्स होंगे उनका जो उनके अमाउंट का जो सम है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2. सो इट इज डेफिनेट बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि हमें ओलिवीन के अंदर किसी भी कॉम्पोजिशन में Mg और Fe मिल सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि 90% Mg हो, 10% Fe हो. ऐसा हो सकता है कि 20% Mg हो, 80% Fe हो. सो द कॉम्पोजिशन इज डेफिनेट बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड. सो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन इज not an essential property of a mineral. So this one is the right answer. Moving on to the next question, the number of lattice points in a face-centered cubic cell is. Okay, face-centered cubic cell में क्या होता है? हमारे हर फेस पे एक lattice point present होता है. Now each face of a cube is shared with another cube which is present in the adjacent. जो भी cube है उसके साथ that face will share that particular lattice point. So हमारे पास 6 faces होते हैं क्यूब में, and each face is sharing that particular lattice point with another cube. So हर एक क्यूब में कितना lattice point होगा? It will be half. Okay, so that becomes 3 lattice points due to the face centered cubic cell. अब हमारे क्यूब के on every corner of the cube there is another lattice point present, but वो particular point is shared with 8 other cubes. So single में एक single cube में it will contribute 1/8, and since there are 8 corners, so it becomes 1. So 3 due to face centered lattice points and 1 due to the points present on the corners. So total कितने हो जाएंगे? 4. So the right answer would be option D. To the next question, all faces of an octahedron can be collectively symbolized by. Okay, फर्स्ट वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स हम बेसिकली किसी भी क्रिस्टल के अंदर डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव राउंड ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं जब हमें किसी प्लेन को स्पेसिफाई करना हो, तो प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं. देन वी हैव कर्ली ब्रैकेट्स.
कर्ली ब्रैकेट्स हम तब यूज करते हैं जब हमें एक सेट ऑफ प्लेन्स को डिफाइन करना हो which are related by some form of symmetry. So the faces of an octahedron, they are set of planes and all of them are related by some symmetry. That's why they are found in a same mineral. So sare faces will be related to each other with some kind of symmetry. So in that case we will use the curly brackets. So option D is the right answer. Moving on to the next question. Shallow focused earthquakes with टेंशनल फोकल मैकेनिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. सो दिस फोकल मैकेनिज्म क्या होता है? फोकल मैकेनिज्म बेसिकली एक सिंबल है जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो अर्थक्वेक था उसका डायरेक्शन क्या था. सो इट इज आस्किंग अबाउट टेंशनल फोकल मैकेनिज्म, यानी कि हमारा अर्थक्वेक किसी टेंशनल सेटिंग में हो रहा है और दैट अर्थक्वेक इज शैलो फोकस्ड. फर्स्ट वी हैव सबडक्शन जोन्स. सबडक्शन जोन्स बेसिकली कंप्रेसिव बाउंड्रीज पे हमें देखने को मिलती है जहाँ पे बाउंड्रीज आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर. तो यहाँ पे हमें टेंशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा. सो दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव कॉन्टिनेंटल शियर जोन्स एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स. इन दोनों ही केस में हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मिलेगा, यानी कि हमें स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट देखने को मिलेगा instead of seeing a tensional focal mechanism. Then the last is mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge basically spreading centers होते हैं जहाँ पे the plates are diverging. So diverging plates के केस में हमें tensional focal mechanism देखने को मिलेगा. So the right answer would be option D, mid-oceanic ridges. Moving on to the next question. 90% of the bulk earth is constituted of Fe, silicon, oxygen and. ओके. सो जो हमारी बल्क अर्थ है उसके अंदर जो 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स या 4 मेन एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वी हैव Fe, देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव Si, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव सल्फर, एंड आफ्टर सल्फर वी हैव निकल, देन वी हैव कैल्शियम एंड देन वी हैव एल्यूमिनियम. सो जो हमारी 90% है इट इज कंपोज्ड ऑफ these first 4 elements. So the right answer would be option C, magnesium, which is around 13%, and calcium is around 1.4%, and aluminum is 1.4%, and calcium and sodium, they are even less than aluminum. So the right answer is magnesium. Moving to the next question. Which of the following is our slope stabilization method? So this is a multiple select type question. First we have bolting. So bolting में क्या होता है, जहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी स्लोप पे प्रेजेंट होते हैं और वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स वहाँ से गिर सकते हैं या फिर उनका जो स्लोप पे प्रेजेंट होने की वजह से वो स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल है. तो हम क्या करते हैं, रॉक्स के अंदर होल्स ड्रिल करते हैं और वहाँ पे हम रॉक बोल्ट्स इंसर्ट करते हैं जिसको हम ग्राउटिंग की हेल्प से भी इंसर्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ यूज टू मेक द स्लोप मोर स्टेबल. सो दिस इज राइट. देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टक्रीट. सो शॉर्टक्रीट हम अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारी कोई भी ऐसा स्लोप पे सरफेस है अगर हमने उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया देन इट विल इरोड अवे. सो उस स्लोप पे प्रेजेंट होने की वजह से इट विल इरोड. सो उस इरोजन को रोकने के लिए हम शॉर्टक्रीट अप्लाई करते हैं. सो दिस इज अगेन यूज फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप. देन वी हैव यूज ऑफ इम्प्रेशन पैकर. सो इम्प्रेशन पैकर बेसिकली क्या होता है, इम्प्रेशन पैकर हम यूज करते हैं किसी भी बोरहोल के अंदर के इम्प्रेशंस लेने के लिए, यानी कि अंदर के सरफेस के इम्प्रेशंस हम एक इम्प्रेशन पैकर यूज करके फॉर्म करते हैं जिससे हम बोरहोल के अंदर अगर डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट है दे कैन बी विजिबल ऑन दैट इम्प्रेशन पैकर. सो दिस ऑप्शन इज नॉट यूज्ड फॉर स्लोप स्टेबलाइजेशन, इंस्टेड इट इज यूज्ड इन केस ऑफ बोरहोल्स. दिस इज नॉट राइट. देन द लास्ट इज यूज ऑफ जियोग्रिड. अगर हमारे स्लोप्स 70 डिग्री से ज़्यादा स्टीप होते हैं तो उस केस में हम जियोग्रिड्स ले करते हैं हॉरिजॉन्टली जिससे स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सके. सो अगेन दिस इज ऑल्सो यूज फॉर slope stabilization. So only option C is wrong. All other options are correct. Moving on to the last question. The amount of Fe in a sample of 25 gram of pyrrhotite FeS is dash grams. We have atomic weight of Fe and sulfur. Okay. अब ऐसे questions को कैसे solve करना है? Very simple.
हमें देखना है कि ये जो पूरा सबसे पहले फाइंड करते हैं कि पेरोटाइट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में इट इज़ ईजियर टू कंपेयर क्वांटिटीज इन मोल्स एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि FeS का टोटल मास कितना है। इसके अंदर Fe है एंड S है, सो 55.85 प्लस 32.06, ये आ जाएगा हमारा 87.91. So this is the mass of FeS. Now we have to find the moles. Moles कैसे find करते हैं किसी भी चीज़ के? We have to take the given weight and divided by the molecular weight. So given weight क्या है हमारा 25. We'll divide it by 87.91. It will come around 0.2846. सो इतने मोल्स हैं हमारे FeS के, इतने मोल्स हैं पेरोटाइट के। अब हर एक पेरोटाइट के अंदर इन ईच मोल ऑफ पेरोटाइट देर इज 1 मोल ऑफ Fe एंड 1 मोल ऑफ सल्फर। सो अगर 0.28 मोल्स हैं FeS के, सो सल्फर आयरन के कितने मोल्स होंगे? आयरन के मोल्स भी 0.2486 ही होंगे। बट इंस्टेड अगर फॉर्मूला Fe2S होता, सो देन वी वुड हैव डिवाइडेड इट बाय 2। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन FeS। हमें Fe के मोल पता चल गया FeS के अंदर। अब हमें पता करना है इसको ग्राम्स में। सो मोल्स से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम अराउंड 15.88। Okay, so the right answer is 15.88. Okay, just to recall क्या क्या स्टेप्स यूज किए हमने। सबसे पहले हमने पेरोटाइट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया बाय एडिंग ऑल द कंपोनेंट्स। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक वेट ऐड करके हमने सबसे पहले पेरोटाइट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, 25 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं। सो वी व्हाट वी डिड, हमारे पास जो वेट गिवन था 25, we divided it by the molecular weight of pyrrhotite 87.91। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। देन वी नो कि जितने मोल्स pyrotyte में हैं उतने ही मोल्स उसमें एक ही मोल प्रेजेंट है Fe का, यानी कि 1:1 की रेशियो है। सो उतने ही मोल्स Fe के प्रेजेंट होंगे जितने टोटल pyrotyte के मोल्स हैं। सो वी विल टेक दैट नंबर ऑफ मोल्स, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद इट्स एटॉमिक वेट, सो विच केम अराउंड 15.88। सो दिस इज द राइट आंसर। Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up, and if you have questions and queries, write it down in the comment section below. Also, if you are new to our channel, I would ask you to consider subscribing because we bring new content every Friday and Wednesday. Also, in the last week, we could not upload a video on Friday due to some technical issues, but from now on, we will be posting videos every Wednesday and Friday. So stay tuned, and I'll see you in the next video. Goodbye.